हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज जो अपनी चल रही थी उसको अपन आगे बढ़ाते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में जो अपने को डिस्कस करना था वो ओवरलैपिंग की बात चल रही थी। स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग को डिस्कस अपन कर रहे थे। तो लास्ट वीडियो में जो अपना डिस्कशन हुआ था वो इस बात को लेकर हुआ था कि अपन जब भी ओवरलैपिंग की बात करते हैं तो ऑर्बिटल की स्ट्रेंथ को या ऑर्बिटल के लिए अपन साइज देखते हैं सबसे पहले कि ऑर्बिटल की साइज जितनी कम होगी ओवरलैपिंग इफेक्टिव होगी उतनी। उसके बाद में अपन डायरेक्शनल कैरेक्टर देखते हैं और डायरेक्शनल कैरेक्टर में अपन ने ये बताया था डायरेक्शनलिटी में कि पी की डायरेक्शनलिटी ज़्यादा होगी। और सबसे बाद में अपन ने इंक्लाइंड नेचर की बात की थी। इतना अपन ने पढ़ लिया था, इंक्लाइंड नेचर की बात की थी। और इंक्लाइंड नेचर में अपन ने ये कहा था कि जब डी ऑर्बिटल आपकी ओवरलैपिंग में मेंशन हो, जैसे कि डी पाई बॉन्डिंग हो, जैसे कि डी पी पाई बॉन्डिंग हो या पी पाई बॉन्डिंग हो, तो इसको भी अपन शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने मोर डोमिनेंट डी पी पाई बॉन्डिंग को लिया था इंक्लाइंड नेचर में जब बात की थी। साइज में अपन ने ये कहा था या इस चीज को अपन ने डिस्कस किया था कि जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी, यानी n की वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी, साइज उतनी क्या रहेगी, कम। और साइज जितनी कम रहेगी ओवरलैपिंग टेंडेंसी उतनी ज्यादा रहेगी स्टूडेंट्स, या स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग उतनी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। इसको अपन ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं स्लाइड से बात करता हूँ। इंक्लाइंड नेचर को देखो, एक थोड़ा सा अपन 2 मिनट का रिकैप ले लेते हैं, उसमें डिस्कस करें। अपन ने ये बताया था कि पी पाई बॉन्डिंग में 2 न्यूक्लियस है, उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। और 2 न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ पर अपन ने ये कहा कि न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। इनमें क्या है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा, तो यहाँ तो नजदीक है, ज्यादा नहीं। न्यूक्लियस के बीच में दूरी क्या है, कम है। और यहाँ पे दूरी क्या है, ज्यादा है। ये देखो, 2 न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा। देखिए ऑर्बिटल होंगे तो वो किसी एटम के होंगे और एटम में न्यूक्लियस होगा, है ना। तो डी पाई में यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ अट्रैक्शन भी कम हो रहा है। जबकि ओवरलैपिंग के लिए अट्रैक्शन तो रिक्वायर्ड फीचर है। यहाँ पर इंटरमीडिएट सिचुएशन है कि ना तो बहुत ज्यादा दूर है न्यूक्लियस और ना बहुत नजदीक है कि रिपल्सन हो सके, तो अट्रैक्शन डोमिनेंट यहाँ पर फैक्टर रहता है। इस चीज को अपन ने डिस्कस यहाँ पर कर लिया था। आगे बढ़े तो अपन ने कहा कि स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा वो डी पाई पी पाई और डी पी पाई बॉन्डिंग होगा। फिर अपने क्वेश्चन आया था एक, जिसको अपने को डिस्कस करना था इस बेस पे। ये क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार बताओ, अपन ने डिस्कस भी कर लिया था शायद। ये आया है कि ऑर्डर बताओ। तो पहली बात तो ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर एस ऑर्बिटल, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल का कहीं जिक्र नहीं किया गया है ना। ऐसी ओवरलैपिंग नहीं है सिग्मा बॉन्डिंग हो सकी। इसका मतलब क्या हुआ, एस और पी को तो आप हटा ही दो। तो अब मुझे बताओ 2 2 2 3 ये दे रखा है, इट मीन साइज का फैक्टर दे रखा है। तो साइज में ये जरूर ध्यान रखना कि जिसमें स्मॉल साइज होगी उसकी ओवरलैपिंग इफेक्टिव होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। इसलिए 2 2 को अपन क्या लेंगे, पहले लेंगे इफेक्टिव ओवरलैपिंग। ठीक है, देखो 2 2 किस में आ रहा है, केवल इसी में आ रहा है। इट मीन्स 2 पी पाई की ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा हो जाएगी। अब आप ये मत कहना सर पी पाई से तो डी पी पाई की ज्यादा होती है, लेकिन ये तो तब होगी ना जब सिर्फ इंक्लाइंड नेचर ही देख रहे हैं। अपन कहां से चल रहे हैं, साइज से चल रहे हैं। ठीक, साइज कोई दिक्कत नहीं। साइज के मामले में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखेंगे पहले, तो साइज किसकी स्मॉल है, 2 2 जो इनका n=2 है सेल, उसकी साइज छोटी है, तो पहले इसको लेंगे। उसके बाद में आपके पास में 2 पी पाई आ रहा है और 2 पी पाई डी पाई आ रहा है। अब देखो 2 3 आ रहा है ना, 2 पी पाई 3 डी पी पाई, और यहाँ क्या आ रहा है 2 पी पाई 3 डी पाई। तो ये पी पाई 2 और 3 तो 2 और 3 तो कॉमन फैक्टर हो गए। यहाँ पी पाई है और यहाँ डी पाई है। ठीक है, ओके। अब इसको मैं शायद अपना इसमें प्रीवियस में अपन ने क्या किया था,
पी पाई डी पाई किया था ना। देखो ये आ गया आपका पास में पी पाई आ गया, पी पाई डी पाई। ये वाला जो है थोड़ा सा मेरे को इस क्वेश्चन में मिस्टेक लगी, स्लाइड में थोड़ी सी चेंज करना आप। ये पी पाई डी पाई है, क्या है, डी पाई नहीं है, ये क्या है, पी पाई डी पाई है। तो पहले प्रेफरेंस अपन इसको देंगे पी पाई डी पाई को, क्योंकि 2 और 3 तो कॉमन हो गए, तो साइज का फैक्टर तो कॉमन हो गया। अब पी पाई डी पाई में अपन इंक्लाइन नेचर देखेंगे तो पी पाई डी पाई की इंक्लाइन नेचर क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, अब अपने पास में क्या बच गया है, ये 3 और ये भी 3, तो इसमें भी देख लो 3 तो कॉमन है, लेकिन पी पाई डी पाई यहाँ पर अपने पास में है, क्या है, पी पाई डी पाई। इसको अपन पहले प्रेफरेंस देंगे, तो अब ऑर्डर वही हो जाएगा। देखो क्या, 3 पी पाई डी पाई, पी पाई और डी पाई, ये ऑर्डर हो गया। ठीक है, अब यहां से अपने को डिस्कस करना था कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कि हाइब्रिडाइजेशन को कैसे देखते हैं, कैसे बात करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है यहाँ पर। देखो ये मान लो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन बेस रीड बैकबोन जो है वो हाइब्रिडाइजेशन ही है। हाइब्रिडाइजेशन में 2-3 कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल अपन बात करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। थ्योरेटिकल का नाम आ गया तो बच्चों यही करना चाहूंगा, जहां से शुरुआत होती है कई बार मेन टॉपिक ही हेडिंग ही क्वेश्चन के रूप में बन जाती है, और वो बनी भी है ना। देखो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो पोलिंग ने दी थी कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन की, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार अपने से पूछा जा सकता है। जैसे आप वीबीटी एमओटी पढ़ते हो उसके बारे में पढ़ सकते हैं, कभी आप वीएसीपीआर पढ़ते हो किसने दी थी, ये चीज कई बार पूछी जाती है ना। एमओटी के बारे में अक्सर पूछा जाता है, मूल्यांकन एंड हुड वगैरह आप जानते हो, वीबीटी आप लोग पोलिंग वगैरह की बात करते हो वहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बीएचयू में पूछा गया था शायद एक बार, किसी क्वेश्चन पेपर में देखा था मैंने कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब ये भी हो सकता है कि प्रैक्टिकल, क्या ये कोई प्रैक्टिकली बेस्ड कॉन्सेप्ट है, नहीं, ये प्योरली क्या है, थ्योरेटिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट है। देखो किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ की इसमें आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पर बेस्ड है। अपन थ्योरी के बेस पे ही निकाल लेते हैं इसको, फॉर्मूले के बेस पे। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा डायरेक्शनल बिहेवियर शो करते हैं भाई। ठीक है, अब देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल डायरेक्शनल बिहेवियर शो करते हैं। अब एक चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर, हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। बेंजाइन एक्सेप्शन मान सकते हो आप, थोड़ा सा बेंजाइन है ना, वहां बनाते हैं बेंट होकर, बाकी कहीं नहीं बनाते। कैसे, देखो यहां पर अपन लें तो ये आपने पास में प्योर एस ऑर्बिटल है, ये मैं लिखा है प्योर एस ऑर्बिटल, और ये पी ऑर्बिटल है। अब इनमें ओवरलैपिंग होती है तो इनका जो पॉजिटिव जो लोब है वो ओवरलैपिंग होकर बड़ी हो जाती है, थिक हो जाती है ना, या थिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कह सकते हो, और ये जो नेगेटिव वाली है वो छोटी हो जाती है। इसका मतलब एस और पी ने मिलकर अनहाइब्रिडाइज्ड या प्योर एस और पी ने मिलकर हाइब्रिडाइज्ड एसपी ऑर्बिटल को जनरेट किया। यही थी मैं। ओके, अब अपन ने यहां पर क्या लिखा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग नहीं होती, क्योंकि देखो ओवरलैपिंग होती है तो सिर्फ, जैसे मान लो मैं इस ओवरलैपिंग को डिस्कस करूं बच्चों, ये ओवरलैपिंग है, और ये कौन सी ओवरलैपिंग है अपने पास में, ये कोलैटरल ओवरलैपिंग है। ये प्लस प्लस के बीच में बॉन्ड बन रहा है और ये माइनस माइनस के बीच में बॉन्ड बन रहा है। इस वजह से यहां पर कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। किस बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहां पर मैं बात करूंगा जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए अपने पास। अब ये कह रहा है हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल को मैं ऐसे लेऊंगा इस एक्सिस पे, ये देखो ऐसे ले लिया मैंने, है ना, एक सेकंड, हाइब्रिड ऑर्बिटल को मैंने इस तरह से ले लिया, इस एक्सिस पे ले लिया, तो इसमें ओवरलैपिंग ये वाली हो जाएगी, नजदीक आएंगे, तो नजदीक आएंगे तो ये तो क्या है, थिक जोन है, तो थिक जोन कांटेक्ट में आ जाएगा।
कांटेक्ट में आएगा, लेकिन जैसे थिक जल्दी कांटेक्ट में आ जाएगा और ये दूर दूर रह जाएगा। और आपको ये ध्यान होना चाहिए, यहां पर पाई बॉन्ड बन रहा है तो ओवरलैपिंग जोन कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। एक तो ये वाला ऊपर वाला ओवरलैपिंग जोन और एक ही नीचे वाला ओवरलैपिंग जोन। जब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन स्टूडेंट्स बताना चाहूंगा तभी होगा जब आपके पास में ओवरलैपिंग जोन कितने रहेंगे? 2 रहेंगे, तभी पाई बॉन्ड बनता है। यहां पर ओवरलैपिंग जोन कितना है? 1 ही है, इसलिए यहां पर अपन पाई बॉन्ड कंसीडर नहीं करते। तो याद रखना, हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बॉन्ड एंगल को डिस्कस करना चाहूंगा। बॉन्ड एंगल की बात अपन करना चाहेंगे। देखो, इस चीज को अपन जानते हैं, पढ़ते आए हैं कि मान लो अपने पास में ऑर्बिटल है, अपने पास में sp ऑर्बिटल है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होगा। sp2 है, जनरल सी बात कर रहा हूं, ऑर्डिनरी जो मॉलिक्यूल है उनकी बात कर रहा हूं मैं, जो आइडियल मॉलिक्यूल है उनकी बात कर रहा हूं, आइडियल हाइब्रिडाइजेशन से रिलेवेंट बॉन्ड एंगल की बात कर रहा हूं मैं, 120 डिग्री है। sp3 अगर आपके पास में आ रहा है तो इसको 10928 मिनट के आसपास की बात अपन करते हैं। सिंपल इतना ही अपन कंसीडरेशन ले लेते हैं, इसके बेस पे अपनी चर्चा हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखो ये तो चलो समझ में आ रहा है, लेकिन ये कि बॉन्ड एंगल इतना है, तो सबसे पहले अपन बात करना चाहेंगे बॉन्ड एंगल निकालने के तरीके पर, कि बॉन्ड एंगल अपन कितने बॉन्ड एंगल है किसी मॉलिक्यूल, गिवन मॉलिक्यूल में। जैसे CH4 है आपके पास, हाइब्रिडाइजेशन सब जानते हैं, sp3 है, वो भी अपन पढ़ेंगे कैसे निकालते हैं क्या सारा कुछ। लेकिन अभी मैं जनरली यहां से ये उठाना चाहूंगा sp3 है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है। लेकिन बॉन्ड एंगल है कितने, नंबर ऑफ बॉन्ड कितने, ये पता होना चाहिए। नंबर ऑफ बॉन्ड पता है तो बॉन्ड एंगल निकल जाएंगे। देखो कैसे, अगर आपके नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल निकालने, मैं बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूं, नंबर ऑफ बॉन्ड तो चाहिएगा अपने को, लेकिन मैं कह रहा हूं कि नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल, कि कितने बॉन्ड एंगल हैं, कितने डिग्री के हैं, वो नहीं पूछ रहा हूं, कितने बॉन्ड एंगल है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। दिस वन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर्मूला टू फाइंड आउट नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल। n यहां पर है नंबर ऑफ बॉन्ड इन गिवन स्पीसीज और मॉलिक्यूल। n क्या है यहां पर, नंबर ऑफ बॉन्ड है। ठीक है, जैसे स्लाइड पे मैं बताना चाहूं आपको तो ऐसे बता सकते हैं, अपने पास में ये स्थिति है, ये अपन ने क्या लिया है, ये अपन ने बॉन्ड एंगल डिसाइड किया है और ये CH4 का केस लिया है। CH4 में 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल है। नॉर्मल वे में इस तरह से अपन बताते हैं। अब ये कह रहा है कि इसमें बॉन्ड एंगल कितने, तो नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला अपने n का फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 का फैक्टोरियल। n यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड है। हालांकि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स ये फैक्टोरियल वगैरह के बारे में जानते हैं, बायोलॉजी स्ट्रीम से जो स्टूडेंट है उनको थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा क्या, कि ये जो फैक्टोरियल है, कि जो न्यूमेरिक वैल्यू है डिजिट अपनी आ रही है, जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड की बात करूं मैं, तो CH4 में अपने पास में कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है। हाँ देख लो, अब तो मैंने यहां पर क्या लिखा, इस फॉर्मूले में मैं लिख रहा हूं, क्या लिख जाएगा, 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल, n की वैल्यू फिर 4 है तो 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब ये जो 4 है या जो 4 है, इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा कि इसका फैक्टोरियल निकालने के लिए मैं 4 को मल्टीप्लाई में लिखता जाऊंगा, 3 लिखूंगा, फिर 2 इंटू 1, ये 4 का फैक्टोरियल हो गया। 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1, अब 4 माइनस 2 पहले ब्रैकेट रिजोल्व करो तो 2 का फैक्टोरियल ही बच गया, 4 माइनस 2 2 हो गया, 2 का फैक्टोरियल कितना हो गया, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास में क्या आ गया आंसर, 6 आ गया। क्या आ गया, 6 आ गया। इतना काम हो गया अपना कि 6 आपके पास में आंसर आ गया। ओके, अब अपन आगे चलते हैं।
मैं नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल को डिस्कस करूं यहाँ पर कि बॉन्ड एंगल कितने हैं, तो 6 आंसर आ गया। इसका मतलब बॉन्ड एंगल कितने हैं, 6 है। अब वो 6 बॉन्ड एंगल कैसे हैं वो अपने को देखने, वो अपने को समझने कि 6 कैसे हो गए। तो देखो मैं ग्रीन स्क्रीन पे बताना चाहूंगा आपको कि अपने पास में जो बॉन्ड एंगल अपन निकाल रहे हैं वो ऐसे निकालेंगे। कार्बन है, यह हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन है, टेट्राहेड्रल ले रहे हैं तो अपन इस तरह से देखें, ठीक है। अब देखो एक बॉन्ड एंगल तो इस हाइड्रोजन से इस हाइड्रोजन, एक बार सुविधा के लिए अपन H1 H2 H3 H4 नाम दे देते हैं। तो एक बॉन्ड एंगल तो ये हो गया अपने पास में इन दोनों के बीच में H1CH2, H1CH2, एक बॉन्ड एंगल तो ये हो गया अपने पास। दूसरा अपने पास में ये हो गया H1CH4, तो H1CH4 दूसरा बॉन्ड एंगल ये हो गया अपने पास। तीसरा बॉन्ड एंगल H2CH4, तीसरा बॉन्ड एंगल हो गया आपके पास में H2CH4, ठीक है, ये हो गए। अब फिर आगे बढ़ते हैं, एक बॉन्ड एंगल ये भी तो हो गया अपने पास में H1CH3 हो रहा है, तो इसको अपन बोलते हैं H1CH3, एक बॉन्ड एंगल ये हो गया। एक बॉन्ड एंगल अपने पास में हो गया H2CH3, H2CH3 हो रहा है कि नहीं, तो 1 2 3 4 5 ये हो गए। और एक बॉन्ड एंगल ये रहा H3CH4, H3CH4, ये लो, ये 6 बॉन्ड एंगल हो गए। तो नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल का कई बार क्वेश्चन आ सकता है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल ऐसे निकाल सकते हैं। बॉन्ड एंगल होता है अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, और नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल अपन इस तरह से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब एक रिहर्सल अपन और कर लेते हैं, जैसे अपने पास में नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल किसका निकाला अपन ने, पेंटागोनल पाइप है। जैसे क्वेश्चन दे रखा है आपको यहाँ पर स्लाइड पर कि पेंटागोनल बाइपायरामिडल में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल होते हैं, तो वो अपने को निकालने हैं। तो नंबर ऑफ एंगल अपने पास में, नंबर ऑफ एंगल का फॉर्मूला ये है, नंबर ऑफ एंगल का फॉर्मूला ये 7 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल 7 माइनस 2 का फैक्टोरियल। 7 क्यों है, क्योंकि पेंटागोनल बाइपायरामिडल की स्ट्रक्चर ये होती है कि आप क्या करो, सिंपल सी बात ये ले लो कि सबसे पहले पेंटागोनल बाइपायरामिडल को अगर स्टडी करो तो सिंपल तरीका एक ही है इसका। क्या सिंपल तरीका है देखते हैं। आप लोग स्ट्रक्चर बनाओ तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप 5 मेंबर रिंग बना लो, ये लो, ये पेंटागन हो गया, 5 मेंबर रिंग होगी। इस 5 मेंबर रिंग में बॉन्ड रख दो आप, कितने, 5 रख दिए, एक ऊपर की तरफ हो गया और एक नीचे की तरफ हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 7 चल रहा है। अब देखो 7 का फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 7 माइनस 2, तो इस तरह से फैक्टोरियल को खोल लिया अपने, टोटल बॉन्ड आए अपने पास में 21। अब देखो ध्यान से, अब मैं उस स्ट्रक्चर में बताना चाहूंगा कि इसमें 21 बॉन्ड किस किस तरह से, तो कुछ को तो अपन बता पाएंगे, कुछ को 3D में बता पाएंगे, तो 2D पेपर प्लेन पे अपन को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, ध्यान में रखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। कुछ कैसे बताएंगे, जैसे पेंटागोनल बाइपायरामिडल स्ट्रक्चर अपन ने बनाई, उसी को लेते हैं। ये लो, ये पेंटागोनल बाइपायरामिडल स्ट्रक्चर है। अब देखो आप मुझे बताओ, पेंटागोनल बाइपायरामिडल का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो आप इस तरह से समझो, ये 3D में रिंग है, ठीक है, और 5 बॉन्ड है, मेरे जो अंगुलियां और अंगूठा है उसको आप बॉन्ड मानो, डेफिनेट डिस्टेंस पे है ना, लगभग 72 डिग्री का एंगल मान के चलो आप, हाँ 72 डिग्री का एंगल है इनके बीच में, हर एक के बीच में 72 डिग्री का एंगल है। तो 72 डिग्री, पहले तो नीचे वाले देख लो, हर एक के बीच में 72 डिग्री का एंगल है, तो 5 बॉन्ड तो यही हो गए, देखो 72 डिग्री वाले, ठीक है, क्योंकि देखो पूरा गोल है ना, इस तरह से, तो 360 है, 360 बाई अपन क्या लेंगे, 5 से लेंगे। अब देखो, अब एक बॉन्ड ऊपर की तरफ है और एक बॉन्ड नीचे की तरफ है, इस तरह से है,
तो आप मुझे बताओ इस बॉन्ड और इस अंगुली के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 90 का। इसके बीच में भी कितना है? 90 का। इसके बीच में भी कितना है? 90 का। इसके बीच में भी कितना है? 90 का। हो गया। अब इसका मतलब ऊपर की तरफ 5 बॉन्ड 90 डिग्री के हैं। ऊपर की तरफ अपन ने देखा 5 बॉन्ड किसके हैं? 90 डिग्री के। वैसे जो नीचे वाला जोन है उसमें भी 5 बॉन्ड किसके हैं? जैसे नीचे वाला जोन का बात करता हूं ये, तो ये और इस अंगुली, ये और इस अंगुली, ये और इस अंगुली, इस अंगुली, इस अंगुली और इस अंगूठे, इसके बीच में कितनी डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल। इसका मतलब मैं इतना कहना चाहूंगा कि 5 तो ये ऊपर से हो गए, 2 3 4 5 हो गए, और 5 ही बॉन्ड कहां से हो गए? नीचे की तरफ से, 1 2 3 4, ये 5। इस तरह से अपन कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब 5 और 5 कितने हो गए? 10 बॉन्ड 90 डिग्री के। और एक बॉन्ड कितना हो गया? 180 डिग्री का। एक बॉन्ड कितना हो गया? 180 डिग्री, ये वाला, ठीक है। और 5 बॉन्ड अपने को ध्यान में रखने हैं, वो 144 डिग्री के होंगे। तो टोटल काउंट करो, 10 और 1 11, 5 16 और 5 कितने हो गए? 21। टोटल 21 होंगे पेंटागोनल बाइपैरामिडल में। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन, नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन। देखो नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन में बार बार जिक्र कर रहा हूं कि सर ये फिर अब नॉर्मल कौन सा होता है, कि नॉर्मल है तो वो तो नॉर्मल है और अब नॉर्मल कोई आईसीयू में गया, ऐसा कुछ नहीं है। अब नॉर्मल का मीनिंग यहाँ पर अलग है कि लोन पेयर वगैरह की गुंजाइश या ट्रांजिशन मेटल जहां पर हो, जहां पर ड्रेगो रूल लगे, वो सब अब नॉर्मल की कैटेगरी में आते हैं। बट ध्यान रखो यहां पर अपन जो हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे वो जनरली मेन ग्रुप एलिमेंट को लेंगे। जनरली मेन ग्रुप एलिमेंट, मेन ग्रुप एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की मानो आप बात, मेन तो मेन ग्रुप एलिमेंट्स का जिक्र करेंगे अपने यहां पर, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला यहां पर गिवन है, देखो सारी चीज मेंशन कर रखी है मैंने, कि संकरण का परिकलन कह लो, संकरण का कैलकुलेशन कह लो, कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? पहले तो है किसके लिए? मेन ग्रुप एलिमेंट के लिए, ठीक है ना। मेन ग्रुप एलिमेंट में अपने पास में एस और पी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं। जनरली पी ब्लॉक एलिमेंट को अपन इसमें कंसिडर करते हैं जनरली, है ना, क्योंकि एस ब्लॉक में जो मेटल्स हैं सॉलिड मेटल भी हैं, तो उनका हाइब्रिडाइजेशन हम थोड़ा सा अलग तरीके से निकालते हैं, क्योंकि सॉलिड है तो उसका आयनाइजेशन होगा, आयनिक बॉन्ड बन रहा है, आयनाइजेशन से अलग अलग शेप स्ट्रक्चर बढ़ जाती है उनकी, तो ज्योमेट्री बढ़ जाती है, उसके अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन आता है, उनका डिस्कशन करेंगे अपन। तो यहाँ मेन ग्रुप में अपन जनरली पी ब्लॉक को भी डिस्कस कर रहे हैं। देखो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला है V प्लस एम प्लस ए माइनस सी डिवाइडेड बाई 2। इसको हाइब्रिडाइजेशन नंबर कहते हैं या स्टेरिक नंबर भी कहते हैं, कि यहां पर इनको इसको सोल्व करने पर जो वैल्यू आएगी बच्चों वो स्टेरिक नंबर होगी। क्या होगी? स्टेरिक नंबर होगी, ठीक है। अब क्या करना है अपने को? स्टेरिक नंबर आ गई मान लो, अब अपने को क्या करना है? अपने को ये दिखाना है, ये दर्शाना है यहां पर, हाँ अपने को ये दिखाना है V क्या है? V वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन। M है मोनोवैलेंट एटम यानी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए परमाणु। A है एनाइन और C है केटाइन। अब ये जो वैलेंस सेल की बात कर रहे हो कि वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन किस में, तो जो मॉलिक्यूल आपको गिवन है, जो मॉलिक्यूल आपको दिया गया है उस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम की बात कर रहा है, केंद्रीय परमाणु की बात कर रहा है, उस सेंट्रल एटम में वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। अब अपन कह सकते हैं कि इस फॉर्मूले के अलावा भी कोई फॉर्मूला बनता है क्या? बिल्कुल बनता है। स्टेरिक नंबर निकालने का फॉर्मूला ये भी होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में आप लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड काउंट करके टोटल कर दो। जैसे मैं केस लेता हूं, जैसे मान लो अमोनिया आपके पास, ये अमोनिया है, यहां पर ये सिचुएशन है, तो लोन पेयर कितना है? 1 और बॉन्ड पेयर कितने? 3। 1 और 3 कितने हो गए? 4। तो स्टेरिक नंबर 4 आ गया, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाता है? sp3, ठीक है। अब अगर मान लो आपके पास में ट्रांजिशन मेटल आ गई, भाई मेटल आ गई, तो स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं? तो कुछ नहीं करना है, मेटल और लिगेंड के बीच के बॉन्ड काउंट कर लो, है ना। तो अलग अलग तरीके से बता दिए मैंने यहां पर। अब देखो, अब मेन बात है कि यहां पर जो अपन ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है?
अपन ने पढ़ा संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन। अब संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन अपन ने पढ़े हैं, तो मेन चीज जो ध्यान रखनी है संयोजी कोष की, वैलेंस शेल की, वो किसके हैं? वो सेंट्रल एटम के हैं। सेंट्रल मेटल के कह सकते हो, सेंट्रल एटम के अगर मेटल नहीं है तो केंद्रीय परमाणु के। अब मेन बात ये आती है कि सर केंद्रीय परमाणु हमें कैसे पता चलेगा? कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि केंद्रीय परमाणु या सेंट्रल एटम कौन सा होता है, केंद्रीय परमाणु या सेंट्रल एटम कौन सा होता है, हमें कैसे पता चलेगा? तो जैसे मान लो ये एग्जांपल लेता हूं मैं COCl2, ये इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो सेंट्रल एटम कौन सा है? आप ये तो समझ में आ गया कि 2 क्लोरीन है, तो ये तो सब्सिडरी या सराउंडिंग एटम है, ये नहीं हो सकते। अब होगा क्या? या तो कार्बन होगा या ऑक्सीजन होगा, या तो क्या होना है? कार्बन होना है या ऑक्सीजन होना है। तो ध्यान रखना इसके लिए कुछ फीचर्स है जो अपने को ध्यान में रखने हैं, और उन फीचर्स को फीचर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, और वो सीक्वेंस से क्रमानुसार क्रम से ध्यान में रखने। ठीक है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका दे रखा है, जो सेंट्रल एटम की बात आप कर रहे हो, उसकी नंबर कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वो संख्या में कम होनी चाहिए। तो Cl2 तो 2 है, तो ये तो नहीं हो सकते, इनमें से कोई एक होगा, ये एक है। अब मैच टाई हो गया। जैसे मान लो मैं CH4 की बात करता, तो संख्या में ये तो 4 है और ये 1 है, तो पहला एक फैक्टर से लागू हो गया कि हाँ सेंट्रल एटम कार्बन ही है, क्योंकि संख्या में जो कम होगा वो सेंट्रल एटम है। अब यहां पर ये मैच टाई हो गया क्योंकि संख्या क्या है? सेम है, नंबर क्या है? सेम है। तो क्या करें? तो फिर ये देखा जाता है कि दो जो बराबर संख्या वाले हैं, कम है बराबर है, उनकी साइज देखो। जिसकी साइज लार्ज होगी, जिसकी साइज बड़ी होगी, वो ही सेंट्रल एटम की तरह बिहेव करेगा। और मोर वैलेंस स्टेट होना चाहिए। मोर वैलेंस स्टेट का मतलब क्या होता है कि कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 ही होती है, तो मोर ये हो गया। तो उस फैक्टर, ये थर्ड फैक्टर है, उसकी तरफ जाना ही नहीं है आपको। आप साइज के बेस पे बता सकते हो। कार्बन की ज्यादा होती है क्योंकि लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं पीरियड में, तो साइज जेड इफेक्ट की वजह से डिक्रीज हो रही है ना। एक्सेप्ट अगर अपन बात करते हैं इनर्ट गैसेस की, आइडियल इनर्ट गैसेस वैन डेर वाल्स रेडियस की वजह से उनकी ज्यादा होती है। तो उनके अलावा बाकी पीरियड की बात करते हैं तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जेड इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन साइज डिक्रीज हो रही है। साइज डिक्रीज हो रही है तो कार्बन के बाद में नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन। इसका मतलब साइज डिक्रीज होगी, ऑक्सीजन की साइज क्या होगी? कम, कार्बन की साइज क्या होगी? ज्यादा। अब वो फैक्टर जो डिस्कस करना चाहिए अपन, यहाँ पर सारा मेंशन कर रखा है। एक एक बात जो मेरे को समझानी चाहिए थी वो मैं लिख भी रखी है मैंने, ताकि स्टूडेंट को कोई समस्या नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कि सेंट्रल एटम में जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है उनको स्टेरिक नंबर से अपन हाइब्रिडाइजेशन नंबर, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को देखते हैं और उससे ये पता करते हैं स्टेरिक नंबर या हाइब्रिडाइजेशन नंबर। अब सेंट्रल एटम मानेंगे किसे? केंद्रीय धातु परमाणु भी कह सकते हो और केवल केंद्रीय परमाणु भी कह सकते हो, जरूरी नहीं हो धातु हो ही। ठीक है, कर्म के अनुसार देखना है अपने को। मतलब कर्म के अनुसार का मतलब ये नहीं कि जो कर्म किया है उसका फल मिलेगा। कर्म वो वाला कर्म है, वो वाला कर्म ये होता है। ठीक है, ये सीक्वेंस है। लेस इन नंबर, किस संख्या में कम होनी चाहिए? साइज बड़ी होनी चाहिए, मोर वैलेंस स्टेट होनी चाहिए। अब ये सबसे पहले यही लगाएंगे, ये वाला फैक्टर। ठीक है, तो इसमें कह रहा है जब कम संख्या में नहीं मिले तो नेक्स्ट पॉइंट 2 देखते हैं। COCl2 का एग्जांपल अपन देख लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये अपने पास में था। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन का 1 to 1, पॉइंट टू पॉइंट, एक एक हाइब्रिडाइजेशन को अपन इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तब तक आप लोग जो भी आपके पास में हाइब्रिडाइजेशन है उनको निकालो। जो क्वेरीज आएंगी वो सामने आएंगी, अपन उनको रिजोल्व करने का प्रयास करेंगे। क्या सारे के सारे हाइब्रिडाइजेशन इससे निकाले जा सकते हैं? नहीं निकाले जा सकते। ये सिर्फ मेन ग्रुप एलिमेंट के लिए है। फिर क्या करें? फिर अलग तरीका है, कुछ का आयनाइजेशन से अपन निकाल सकते हैं। कुछ ड्रैगो कंपाउंड्स होते हैं जिनका हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है। कौन से होते हैं ड्रैगो कंपाउंड्स? क्या ड्रैगो रूल होता है? जाने के लिए नेक्स्ट वीडियो ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।